हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 28 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं से आप डेली के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक रैंडम क्वेश्चन ये पूछा था। दरअसल ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके ही कहलाते हैं, बट हाँ, ये थोड़े से रेयर क्वेश्चन है। अगर आपकी किस्मत खराब होती है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल क्योंकि नेबर कंट्री से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये था कि नेपाल की संसद में पहली ऐसी महिला नेपाली कौन है जिनको इलेक्ट किया गया था। तो नेपाल में पहली बार ऐसा हुआ था 1959 में, और ये हैं द्वारका देवी ठकुरानी। आई एम श्योर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने इसको रिसर्च करके आंसर भी किया था, और सभी के आंसर सही थे। जिनको नहीं पता था उन्होंने आंसर नहीं किया, वो एक क्लियर कट फॉर्म है। लेकिन हाँ, सही आंसर है द्वारका देवी ठकुरानी। 1959 में ये नेपाली पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हुई थी, और तब से ही ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि नेपाल में पहली बार महिला राष्ट्रपति कौन नियुक्त करी गई है, तो ये है विद्या देवी भंडारी। अभी तो ये पोस्ट पर नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर अभी कुछ ही महीनों पहले रामचंद्र पौडेल हैं। तो रामचंद्र पौडेल अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति बने, और इन्होंने विद्या देवी भंडारी को सक्सीड किया था। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सा शहर है जहां पर सरकार ने फैसला लिया है कि यूनानी मेडिसिन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। तो दरअसल ये एक दो शहर नहीं, बल्कि कई शहर हैं, और टोटल अगर देखा जाए तो ये 5 शहर हैं। एक तो हैदराबाद हो गया, दूसरा चेन्नई, तीसरा लखनऊ, चौथा शहर है बेंगलोर, जहां पर ये मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, और पांचवा है शिलचर। ठीक है, तो टोटल ये 5 शहर हैं जहां पर भारत सरकार यूनानी मेडिसिन फैसिलिटीज आयुष मंत्रालय की मदद से पहुंचाएगी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 45.34 करोड़ की धनराशि इसके लिए आवंटित करी गई है। लगातार मैं आपको बताता रहता हूं कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अंतर्गत पूरे भारत भर में आयुर्वेदा यूनानी सिद्ध मेडिसिन को प्रमोट कर रही है, और भारत सरकार का कहना है कि हमें कम से कम एलोपैथी दवाओं का यूज करना है। अभी हाल ही में ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा सामर्थ्य नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, और ये पूरे भारत भर में जो ग्राम पंचायत हैं वहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है किसने? गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह इस टाइम पे रूरल मंत्रालय संभाल रहे हैं। पिछली लोकसभा सरकार जब थी तो उस टाइम पर ये एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर थे। इस बार ये रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। तो गिरिराज सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामर्थ्य नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की मदद से जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, वैसे अगर बात करी जाए तो पूरे भारत भर में 50,000 ग्राम पंचायत को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, और हर एक ग्राम पंचायत में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सके। मतलब जो कैश का लेन देन है वो कम से कम करें, और ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, इन सभी का प्रयोग करें। इस इनिशिएटिव की शुरुआत 1 फरवरी 2023 से कर दी गई थी, और अभी हाल ही में इसको फुल फ्लैश से लॉन्च किया गया है। कहां से? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। ये जो इनिशिएटिव है ये भारत सरकार 15 अगस्त 2023 तक चला रही है। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा स्टार्टअप समिट की पहली माइनिंग मीटिंग का आयोजन मुंबई में इनॉग्रेट किया जाएगा? देखिए, इस बार जो G20 के अंतर्गत माइनिंग स्टार्टअप समिट की पहली मीटिंग जो है, इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। अब इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? तो ये यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं, जो कि इसका उद्घाटन मुंबई में करेंगे। देखिए, अभी तक जो माइनिंग है वो भारत के अंदर सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही करती थी, लेकिन अब भारत सरकार चाहती है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आएं, और उनको भी माइनिंग से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों में अगर देखा जाए तो माइनिंग से जुड़े हुए कई सारे टारगेट्स दिए गए थे, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें अचीव नहीं कर पाई हैं। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कोल इंडिया लिमिटेड की रही, लेकिन उसके अलावा बाकी कंपनीज की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर मौका मिलेगा, और जितने स्टार्टअप्स हैं, छोटे और लघु उद्योग जो कि माइनिंग के सेक्टर में आना चाहते हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे।
वैसे अगर देखा जाए तो पूरे भारत भर से 120 स्टार्टअप यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और टोटल 20 मेजर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लिस्ट किया जाएगा। मतलब 20 मेजर इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि तरह तरह की माइनिंग, तो उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना है। इसके अलावा भारत सरकार इस पूरी मुहिम के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ पैक्ट साइन करके चल रही है। मतलब जो आईआईटी बॉम्बे रहेगी उसका काम होगा कि ये जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये जो 120 स्टार्टअप यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, इन सभी को इसके बारे में बताना और ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से आज के दौर में माइनिंग हो रही है, उनके क्या क्या मानक हैं और भारत सरकार किस तरीके से काम चाहती है। अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने पूरे राज्य को ई गवर्नेंस स्टेट डिक्लेयर कर दिया है? तो ये है केरल में पिनाराय विजयन की सरकार। पिनाराय विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा पूरे केरला को ई गवर्नेंस स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए देखिए, ई का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का मतलब कि जिस तरीके से सरकार चल रही है। तो अभी तक क्या है कि केरल सरकार ये देख रही थी कि सरकार की जो सुविधाएं हैं उनको रिसीव दो तरीके से किया जा रहा है। एक तो ऑफलाइन तरीके से और दूसरा ऑनलाइन तरीके से। तो सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है कि अब जितनी भी सरकारी सुविधाएं या योजनाएं लॉन्च करी जाएंगी केरल के लोगों के लिए, उन सब को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सॉल्यूशन के ही थ्रू लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए केरल सरकार एक पोर्टल लॉन्च कर रही है और उस पोर्टल के ही अंतर्गत केरल सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई 800 सर्विसेज लॉन्च करी जा रही हैं। मतलब एक ही पोर्टल में आपको 800 योजनाओं का लाभ मिलेगा। और केरल सरकार का कहना है अब इसके लिए आप किसी भी योजना के लिए आपको ऑफलाइन मोड में कहीं पर भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पोर्टल खोलिए, पोर्टल में जाके देखिए कि कौन सी योजना का आपको लाभ लेना है। वहीं पर आपको एलिजिबिलिटी विधि होगी, आप देख लीजिए खुद ही कि आप एलिजिबल हैं उसके लिए या नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट लगते होंगे वो सब आपको अपलोड कर देने हैं और वहीं से आपका अकाउंट में जो भी धनराशि ट्रांसफर होनी होगी वो हो जाएगी। अब ऐसे लोग जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास एजुकेशन नहीं है कि वो पोर्टल में कैसे लॉग इन करें। तो उनके लिए केरल सरकार की तरफ से जन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। वो वहां पे जाके अपना काम इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत ये जो पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है इसका नाम है ई सेवानम। क्या नाम है? ई सेवानम। ठीक है। और केरल में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। हम सभी को पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज के दिन 28 तारीख को मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेशल 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया है। ये एक कोमेमोरेटिव कॉइन है। ये मत समझिएगा कि ये बाजार में चलेगा। इसको यादगार सिक्के के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो पीएम नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब ये जो 75 रुपए का सिक्का है, इसकी खास बात यह है कि देखिए, एक तरफ तो सिक्के का पहलू आपको ये दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो यहाँ पर आपको 75 रुपए लिखा दिखा मिलेगा और बीच में आपको अशोक स्तंभ से लिया हुआ वो जो शेर है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है? तो देखिए, दूसरी तरफ बीच में आपका अशोक स्तंभ तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है संसद संकुल। क्या लिखा हुआ है? संसद संकुल। और नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है? तो ये जो अशोक स्तंभ है इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, मुंडकोपनिषद से जो लिया गया है। और उसके भी नीचे, सबसे नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये वो पूरा सिक्का का प्रारूप होगा। इस सिक्के की अगर बात करें तो इसका वजन 35 ग्राम का है। मतलब 35 ग्राम काफी होता है एक सिक्के के आधार पर। और ये जो सिक्का है इसमें 50% चांदी का यूज किया गया है, 40% कूपर मतलब तांबे का यूज किया गया है, 5% निकल का यूज किया गया है और 5% जिंक का यूज किया गया है। अभी हाल ही में ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा एनएफएसयू की स्थापना आसाम के अंदर करी गई है और साथ में आसाम पुलिस सेवा सेतु भी लॉन्च किया गया है? तो ये होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह हैं जिनके द्वारा एनएफएसयू आसाम लॉन्च किया गया है। अब ये एनएफएसयू का मतलब क्या है? देखिए, एनएफएसयू का मतलब है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो ये आसाम के अंदर स्थापित करी गई है। इस यूनिवर्सिटी को बनने में अभी काफी समय लगेगा। इस यूनिवर्सिटी को 2 फेज में बनाया जाएगा। जो इसका पहला फेज है ये 2026 तक बनके तैयार होने की आशंका है।
और जो दूसरा फेज है ये 2030 तक बन के तैयार होगा। इसमें फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पूरा कैंपस होगा, इसके लिए आसाम सरकार अपनी तरफ से 50 एकड़ जमीन दे रही है, और केंद्र सरकार इसके लिए जो धनराशि आवंटित कर रही है वो है 500 करोड़। तो आप ये समझ लो, केंद्र सरकार के 500 करोड़ की मदद से और आसाम सरकार की तरफ से 50 एकड़ जमीन दी गई है। इस पूरी जमीन में एनएफएसयू कैंपस बनाया जाएगा। जब ये कैंपस बन के तैयार होगा तो ये पूरे भारत भर का 10वां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस होगा। अब दूसरी चीज, आसाम पुलिस सेवा सेतु क्या है? देखिए, ये एक पोर्टल है। इस पोर्टल के अंतर्गत सरकार ये चाहती है कि आसाम के अंदर जो लोग हैं और आसाम की पुलिस है, उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी से काम हो सके। आप पुलिस को कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका नाम ना आए, तो आप गुप्त रूप से भी शिकायत यहाँ पे दर्ज करा सकते हो पोर्टल में। इसके अलावा पुलिस अगर कोई मुहिम चलाती है, तो पुलिस भी आपको इसी पोर्टल के तहत ही इत्तला करेगी। ये सारी चीजें इस पोर्टल के तहत एक तरीके से जनता और आसाम पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगी। जब ये यूनिवर्सिटी बन के तैयार होगी, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर 50 से ज्यादा ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे। मतलब आप ये समझ लो कि आप फॉरेंसिक्स में आने वाले टाइम में भारत देश के बच्चे ग्रेजुएशन कर पाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएंगे और पीएचडी भी कर पाएंगे। आसाम में मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, और यहाँ पे गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारी। कौन है? गुलाब चंद्र कटारी। आसाम के फोक डांस कई बार हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहू। बिहू तो एसएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि वो बार बार पूछ के ही नहीं थकता है। हर बार एक ना एक शिफ्ट में बिहू रखा ही रहता है। इसके अलावा बिहू के अलावा बिछुआ नाच यहाँ पर चलता है। एक यहाँ पर खेल गोपाल चलता है, ठीक है। और एक यहाँ पर जो डांस चलता है इसको बोलते हैं तबल चोंगली। क्या बोलते हैं? तबल चोंगली। और एक यहाँ पर चलता है, इसको बोलते हैं झुमुरा। क्या बोलते हैं? झुमुरा। ये सारे फोक डांस हैं आसाम के। अभी हाल ही में गोवा सरकार ने कौन से राज्य सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है? और गोवा सरकार चाहती है इस राज्य सरकार के साथ मिलकर ये दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करें। तो गोवा सरकार ने पुष्कर सिंह धामी की सरकार के साथ, मतलब उत्तराखंड सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है। उत्तराखंड सरकार और गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार दोनों मिलकर अपने अपने राज्यों में एक दूसरे को प्रमोट करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने अभी पहली बार आईएनएस विक्रांत में नाइट लैंडिंग सफलतापूर्वक करी है? तो ये जो एयरक्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है मिग 29K। और आईएनएस विक्रांत पूरे तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसमें पिछले 3 महीने से ट्रायल चल रहे थे कि नाइट लैंडिंग हो सके। काफी कठिनाइयों के बाद पहली बार मिग 29K सफलतापूर्वक इसमें लैंड कर गया है। आईएनएस विक्रांत को कुछ दिन और लगेंगे और इसके बाद ये पूरे तरीके से कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाएगा। कॉम्बैट का मतलब रण के लिए, युद्ध के लिए ये तैयार होने में इसको टाइम नहीं लगना है। अगले 2 से महीने में मोस्ट प्रोबेबली ये तैयार होके बिल्कुल रेडी हो जाएगा और समुद्र में चारों तरफ इसकी गर्जना होगी। आईएनएस विक्रांत भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है इस टाइम पे। आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी की आन बान और शान है। कुछ टाइम पहले ही इसको इंड्यूस किया गया है इंडियन नेवी में। और ये जो मिग 29K एयरक्राफ्ट है, ये भी नेवल एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात ये है कि ये अपने वजन से, अगर देखा जाए तो वजन से काफी ज्यादा वजन कैरी कर सकता है। मतलब अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अपने वजन से 8 गुना ज्यादा वजन ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को अगर हायर एल्टीट्यूड में देखा जाए तो 65,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर भी ये उड़ सकता है बड़ी आसानी से। इसकी स्पीड जो है ये ध्वनि की स्पीड से दुगनी है। मतलब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है हवा में। इसके अलावा इसकी खास बात है किसी भी वेदर में उड़ सकता है। तो ये सारी खास बात है मिग 29K की। अभी हाल ही में सीआईआई के प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है अगले 1 साल के लिए, 2023 से 24 तक के लिए? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये मिस्टर आर दिनेश। ये अब संभालेंगे सीआईआई की कमान। सीआईआई का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने संजीव बजाज को सक्सीड किया है। अभी तक संजीव बजाज, जो कि बजाज फिनसर्व के सीईओ हैं, इनके द्वारा सीआईआई की अध्यक्षता करी जा रही थी। अब आर दिनेश इसकी कमान संभालेंगे। सवाल ये उठता है कि आर दिनेश हैं कौन? तो ध्यान रखिएगा, टीवीएस तो आप जानते हैं ना, टीवीएस अपाचे, टीवीएस विक्टर, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है,
MS धोनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो टीवीएस कंपनी के सप्लाई चेन सॉल्यूशन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन है ये आर दिनेश। ठीक है, अच्छा खासा इन्हें ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और व्यापार की नॉलेज है। तो अब ये CII की कमान संभालेंगे। और टीवीएस की स्थापना कब करी गई थी? 1978 में। टीवीएस का हेडक्वार्टर है चेन्नई। और CII की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई? 1895 में। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अभी हाल ही में ये कितने भारतीय पीस कीपर्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डैग हैमर स्क्वाड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डैग हैमर स्क्वाड मेडल से 3 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। ये 3 भारतीय कौन कौन है? तो एक तो है शिशुपाल जी। कौन है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है शिशुपाल सिंह। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? तो ये है सनवाल राम बिश्नोई। और ये दोनों BSF के हेड कांस्टेबल थे। ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस के जो पर्टिकुलर दुनिया भर में एक तरीके से आप बोल सकते हो पीस कीपिंग संस्थाएं होती हैं, तो वहां पर दुनिया भर के कई देशों के सोल्जर तैनात होते हैं। तो भारत में दरअसल ये BSF कांस्टेबल थे। तो ये शहीद हो गए वहां पर ड्यूटी करते हुए, क्योंकि कई सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं यूनाइटेड नेशंस के ऐसे ऑफिसेस के बाहर। तो अभी कुछ टाइम पहले अफ्रीकन कंट्रीज में इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे थे जहां पर वायलेंस हुआ और जिसकी वजह से इनका देहांत हुआ। तो ये ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं जिनकी वजह से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बैग हैमर स्क्वाड मेडल से सम्मानित किया गया है। अब तीसरे कौन है? तो तीसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है साबिर ताहिर अली। कौन है? साबिर ताहिर अली। ये भी यूनाइटेड नेशंस में ही ड्यूटी कर रहे थे भारत की तरफ से। और कहां पर ड्यूटी कर रहे थे? ईरान में। वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो इस वजह से इनकी सर्विसेज के लिए भी साबिर ताहिर अली को सम्मानित किया गया है हैमर स्क्वाड मेडल से। और अब इन तीनों के एवज में ये जो मेडल है ये किसने रिसीव किया है? तो ये मेडल रिसीव किया है रुचिरा कंबोज ने। रुचिरा कंबोज इस टाइम पे भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इससे पहले रुचिरा कंबोज भूटान की एम्बेसडर थी। तो रुचिरा कंबोज को ये जो मेडल्स हैं ये मेडल यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतरेस के द्वारा दिए गए हैं। अभी हाल ही में हैंक्स की एनुअल माइजरी इंडेक्स 2022 जारी करी गई है। इस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? देखिए, माइजरी इंडेक्स का मतलब है दुख सूचकांक। मतलब इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी देशों की लिस्ट जारी करी गई है। तो इसमें भारत ने रैंक सिक्योर करी है 130वीं। 103 रैंक है इसमें भारत की। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? नंबर 1 पे जिम्बाब्वे रहा है। जिम्बाब्वे ने इसमें टॉप किया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जिम्बाब्वे की जनता सबसे ज्यादा दुखी है इस समय में, ये रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट आप यहाँ पर देख सकते हो 243 के आंकड़े को पार कर गया है। दूसरे नंबर पे वेनेजुएला है। वेनेजुएला ऑफ कोर्स होगा ही होगा, यहाँ पर भी इन्फ्लेशन रेट देखिए जिम्बाब्वे से ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अभी कुछ टाइम पहले क्रिमिनल इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें वेनेजुएला ने टॉप किया था कि दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन से कंट्री में निवास कर रहे हैं इस टाइम पे? वेनेजुएला में। तीसरे नंबर पे सीरिया की स्थिति भी खराब है। लेबनान, सूडान, अर्जेंटीना, ये सारे इस टाइम पर दुखी देश है। अर्जेंटीना का रीजन है इन्फ्लेशन। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सीरिया का रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर श्रीलंका भी काफी नीचे नहीं है, 11वें स्थान पर है। यहाँ पर भी इन्फ्लेशन। तो जो टॉप ऊपर देख रहे हो कंट्रीज हैं उनके दो ही दुखती नब्ज हैं इस टाइम पे। या तो इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी, और या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान की कौन सी रैंक है? पाकिस्तान की स्थिति भी गंभीर है, इसमें 35वीं रैंक है। और पाकिस्तान में दो चीजें स्थिति गंभीर कर रही हैं। पहली चीज, वहां पे शिक्षा का स्तर बिल्कुल भी नहीं है, एजुकेशन उनकी समस्या है। और दूसरी चीज इकोनॉमी तो है ही। और भारत ने 103 रैंक। तो भारत की रैंक आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है कुरुमुत्तु टी कन्नन। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो कुरुमुत्तु टी कन्नन जी एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट थे और साथ में फिलेंट्रोपिस्ट भी थे। फिलेंट्रोपिस्ट का मतलब जो अपने मतलब के बिना दूसरों का उद्धार करता है, या आप बोल सकते हो दूसरों की मदद करता है। तो इन्होंने, ये इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही और अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारा डोनेशन भी किया हुआ है। अब ये कौन सी कंपनी के CMD थे? तो ध्यान रखिए, त्यागराज मिल्स लिमिटेड। त्यागराज मिल्स लिमिटेड।
कि ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी रह चुके थे। तो टी कन्नन साहब का निधन हो गया 70 की एज में। और अभिमन्यु सीरीज के लिए केवल एक दिन का समय बाकी है। आप इस बार सीजीएल के लिए जा रहे हैं तो आखिरी मोमेंट पर बिल्कुल ये हथौड़ा है मारने के लिए। और लास्ट 1 मंथ में ये मान लीजिए कि मैं आपके लिए आखिरी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हर एग्जाम से पहले, हर बार के सीजीएल से पहले मैं आपको ब्रह्मास्त्र देकर भेजता हूँ एग्जाम में। इस बार ये जो 1500 एमसीक्यूज की बैक टू बैक सीरीज है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बार की तरह। यूट्यूब पर एक्सक्लूसिव क्लासेस इसकी चलेंगी। तो ये 29 तारीख मतलब कल से, मंडे से ये सीरीज शुरू हो रही है, डेली रात में 9 बजे। हर एक क्लास में 100 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। 15 क्लासेस में 1500 एमसीक्यूज कवर करूंगा। और इस बार सिलेक्शन कैसे नहीं होगा ये देखते हैं। अभिमन्यु की तरह आप भी इस सीरीज के बाद चक्रव्यूह भेद ना पाए तो आप मुझसे शिकायत करिएगा। इस बार सिलेक्शन किसी का रुकना नहीं चाहिए। वैसे भी इस बार सिलेक्शन जिनके भी हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से एक बार शुभकामनाएं, और जिनके नहीं हुए हैं उनसे मेरा वादा है कि इस बार सिलेक्शन जरूर लेकर जाएंगे। पीडीएफ आपको जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी तो आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से मिल जाएगी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, आपने सुना होगा बैंकिंग में एक टर्म यूज किया जाता है, सिबिल स्कोर। जब आप लोन लेने जाते हो तो आपका पहले सिबिल स्कोर चेक होता है। तो ये जो सिबिल वर्ड है, इसमें बी का मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आप सीजीएल 2023 देने जा रहे हैं तो अभी भी आपके लिए डिले नहीं हुआ है, या आप 2023 का सीजीएल के बाद कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि 2023 में कैलेंडर तो पूरा फिल है, एग्जाम आपके लगातार चलते रहेंगे। तो आप ये फाउंडेशन बैच जो कि रनिंग है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस हैं। आप इस बैच के लिए जैसे एनरोल करते हो तो एक ही बार में आपको थ्योरी की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल जाती हैं। तो पहली चीज तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज, लाइव क्लासेस में ले रहा हूँ यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में, सारे आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा रहा हूँ, एक एक करके। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो इस बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन में आप कोई भी बैच लेते हैं तो आप कोड ये लगाइएगा, इस कोड की मदद से आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वरुण 10। इसके अलावा आप रिकॉर्डेड बैचेस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के भी अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।